आओ तो अपन देख रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, उसमें दूसरे तरह के रिलेशन पे आज अपन आ गए, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव। तीन तरह के रिलेशन होते हैं, केंद्र राज्य संबंध, पहले वीडियो में मैंने बताया, सबसे पहला लेजिस्लेटिव पढ़ा अपन ने, अब आ रहा दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, नेक्स्ट लास्ट आएगा अपने फाइनेंशियल। तो आज सेकंड टाइप का अपन देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक संबंध। वही पार्ट 11 के अंदर है, जैसे पार्ट 11 के मैंने अंदर आपको बताया कि पार्ट 11 के अंदर ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित है, सेंटर स्टेट। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से चालू होएगा, 2 और 4 6, 6 5 11, आर्टिकल नंबर 245 से 255 मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक बीच वाला एक आगे बढ़ा देना है। तो ये जो था, ये तो सारे आर्टिकल्स जो थे ये संबंधित थे लेजिस्लेटिव रिलेशन से, विधायी संबंध। और ये है चैप्टर 1, मतलब पार्ट तो 11 है, पार्ट 11 के अंदर 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 तो ये हो गया, और पार्ट 11 का चैप्टर जो 2 है उसका संबंध है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से, प्रशासनिक संबंध से। 2 हो गए ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज लेजिस्लेटिव, चैप्टर 2 इज एडमिनिस्ट्रेटिव। और जो तीसरे तरह के रिलेशन है फाइनेंशियल रिलेशन, वो पार्ट 12 के अंदर आएंगे पूरे के पूरे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अपने जीएसटी वाला, देखेंगे भी। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन प्रशासनिक संबंध पार्ट 11 में ही है, इसमें डैश करके लिख लो, डैश करके लिख लो चैप्टर 2। ओके, आर्टिकल नंबर 256 से 263, 245 से 255 पहले वाला था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से पहले जो अपन ने लेजिस्लेटिव रिलेशन पढ़े वो। ठीक है, 256 इंच का सीना है और 263। ठीक है, यूँ भाई 56 है, 56 को रिवर्स करेंगे तो आएगा 65, लेकिन 65 से थोड़ा कम है, ये 63 यहाँ पे 256 से 263 ऐसे याद रखना है। अब इसमें टोटल बिंदु आएंगे अपने, आप देख रहे हो इधर मेन बुलेट चल रहा है 9 है ना, 9 बुलेट्स आएंगे टोटल। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शक्तियों का बंटवारा, कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो भी शक्तियों का बंटवारा। 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं अपने, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट। सेंटर में जैसे आज अपन देखते हैं, मैंने बताया 47 नहीं है, मैंने बताया, लेकिन 47 से 97 याद रख सकते हैं, 97। और कॉन्करेंट में बताया था 47 1947। ठीक है, ये 9 भाई अपन लिखते हैं 1947, तो काल जी ये तारीख है कि नहीं है, तो 19 से अपन यूँ कर दें तो 9 और 7 ये 97 बन गए, फिर ये 47 ये 47 बन गए, बीच में 66 ऐसे है कि नहीं है। तो फिर मैंने बताया था कि इसमें ये बढ़ता जा रहा है कंटिन्यू, तो आगे बढ़ता है, मतलब ये सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। 97 + 1 98। ठीक है, अब बताओ इसमें माइनस कितने थे, आप बताओ, मेरे बोलने से पहले बताओ, नहीं बता पा रहे तो एक बार पॉज करो वीडियो को और फिर बताओ मैं क्या लिखना हूँ। वेरी गुड, 55। ठीक है, ये 61 हो गया माइनस, और ये 47 है, मैंने बताया था इसमें 7 जुड़ गए, तो ये हो गया अपने 52 वर्तमान में। इस तरह ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया था, ये -7 59, और ये इसमें +5 था 52 ऐसे, यह -7 है। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और अपने कॉन्करेंट लिस्ट, ये अपने पिछले वाली वीडियो के अंदर देखा है। ओके ओके, तो ये वापस अपन यहाँ पे यही 7 शेड्यूल वो लिखेंगे। देखो इसमें आप ओवरलैपिंग मत समझो, जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग अपन को टेलरिंग करनी होती है। फिर सेकंड अपन देखते हैं आर्टिकल 262 आ रहा है, 263 तक है, 262 इसमें आ रहा है। अब एक्चुअली क्या, देखो इस वाले एडमिनिस्ट्रेटिव में आर्टिकल्स आएंगे, लेकिन वो ऊपर नीचे आएंगे, लेकिन अपन को जमा के रखना है इनको। ठीक है, और हो सकता है लक्ष्मीकांता से थोड़ा सा ये चैप्टर आपको आगे पीछे आपको मिले कंटेंट, लेकिन है वो पूरा ही कंटेंट, उसमें कुछ भी कटा हुआ नहीं है, तो आप निश्चिंत रहो, कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना, तो आर्टिकल चाहे आगे पीछे आ रहे हो, कोई अपने ऐसी दिक्कत नहीं है, अपन को तो चीज़ों को सेट रखना और याद रखना है ना, तो आप तो याद रखो वैसे आर्टिकल्स। तो सबसे पहले आर्टिकल 262 नदी जल बोर्ड। ठीक है, नदी जल बोर्ड, रिवर वाटर बोर्ड। ठीक है, 262 है, ये दोनों नदियाँ, नदियों में दो, तेरी मेरी नदी 262। ठीक है, ये बोर्ड वर्ड याद रखो, इसके अंदर नदी और रिवर बोर्ड, मतलब अपने नदी रिवर वाटर बोर्ड। ठीक है, नदी या नदी घाटी संबंधित है, और अपना जो चैप्टर 16 पढ़ेंगे उसमें डिटेल में आएगा कौन कौन से मेजर रिवर वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, अब नदी जल बोर्डों का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे वेल नोन फेमस है अपने कावेरी जल विवाद, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, 4 है ना, 3 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, उनके मध्य है। तो अब क्या होता है कि नदी जल बंटवारा है, बोलेगी ये मेरी इतना पानी मैं रुकूंगा, इसका तुम यूज़ करोगे, ऐसे ऐसे। तो अब उसके लिए इस जल जो डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की पावर केवल संसद के पास है। अब संसद कैसे सॉल्व करती है उसको डिस्प्यूट को, बोर्ड बना के। तो अपने रिवर वाटर डिस्प्यूट एड्रेसल बोर्ड बनाया हुआ, वो बोर्ड किसने बनाया, संसद ने बनाया। ठीक है, ये संसद ने, कोर्ट किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर
जो रिवर बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल, रिवर बोर्ड जो है, ट्राइब्यूनल नहीं सॉरी, रिवर बोर्ड का जो डिसीजन है वो फाइनल, ठीक है। और उसको, उस बोर्ड को बनाने की परमिशन किसको है? उस बोर्ड की परमिशन बनाने की संसद को है, संसद बना सकती है बोर्ड। तो आपसे पूछा जाए कि भाई अंतर्राज्यीय या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो उसको सॉल्व करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है, ना कि कोर्ट के पास। किसी भी तरह का कोर्ट, चाहे सेशन कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट और अपने सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर इसके अंदर नहीं कर सकता। सॉल्व कौन करता है? ये वाटर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बोर्ड करता है उसको सॉल्व, ठीक ठीक है। तो ये जो बोर्ड बनाने की शक्ति है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट संबंधी जो बोर्ड बनाने की शक्ति है, शक्ति संसद के पास है। इस बोर्ड का डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है, और किसी भी कोर्ट के अंदर ये डिसीजन चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखो कोर्ट इस बोर्ड बनाने की परमिशन दे सकते हैं, बोर्ड बनाने की परमिशन कौन देगा? पार्लियामेंट देगा, और फिर इस बोर्ड का डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन क्या है, कई बार जैसे क्या हुआ है कि इस बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट में या इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करी गई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई, आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर देता है फिर कि नहीं, कि बोर्ड का डिसीजन जो है वो आपकी बाइंडिंग है। तो किसी ने अपील कर दी तो आप ये मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, अपील तो कर ही सकता है, लेकिन वो कोर्ट उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता और बोर्ड के डिसीजन को पलट नहीं सकता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कोर्ट किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं कर सकता है बोर्ड के डिसीजन में। आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, मान लो तमिलनाडु गया सुप्रीम कोर्ट के ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में कि जो डिसीजन है कर्नाटक को पानी देने का वो गलत है, और सुप्रीम कोर्ट में वो चला गया, तो जा सकता है वो, तो भैया अपील कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है कि जो बोर्ड ने जो डिसीजन दिया भैया वो फाइनल है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे आपको, आप इस पर कंफ्यूज मत हो जाना कि यार वो अपील कर दी तो कोर्ट में तो अपील हो सकती है, अपील हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें किसी भी तरह से डिसीजन पलट नहीं सकता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि कोर्ट किसी भी तरह से इंटरवीन नहीं कर सकता बोर्ड के डिसीजन के अंदर, ठीक है। ऐसे कोर्ट मतलब सारे कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपने सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी तरह कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब बोर्ड का डिसीजन फाइनल है बस, और बोर्ड का जो डिसीजन फाइनल और बोर्ड गठन करने का जो डिसीजन है ये सिर्फ संसद ले सकती है, ना राज्य विधान मंडल ले सकता है, ना कोर्ट ले सकता है। ये है आर्टिकल 262, चैप्टर 16 में और आएगा डिटेल में, ठीक है, ये आएगा। फिर बिंदु संख्या 3 पढ़ते हैं। देखो अपन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, ये टीएमएच में नहीं है वर्ड मेंशन, टीएमएच में तो आर्टिकल 356 पढ़े थे, वहाँ है ये मेंशन, संवैधानिक मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। एक्चुअली देखो होता क्या है, जैसे आर्टिकल 356 जब लगता है राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, तो उसमें सीधा लिखा हुआ है कि राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ठीक है। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी रिजल्ट्स इन इम्प्लीमेंटेशन या इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356। अब डेफिनेशन की बात आती है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है क्या, ठीक है। 356 याद रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 356 लगता क्यों है, इसमें ये अपने 4 आर्टिकल है, ये अपन को याद रखने, ठीक है। दो तो देखो 2 से हैं और 2 3 से हैं। पहला तो क्या है 256, ठीक है, जहाँ से अभी देखा अपन ने ये पार्ट चालू हो रहा है 256, 256 और 257, 256 57। फिर देखो यहाँ पे अपन ने 6 का 7 कर दिया। एक अगला है 355 और 365, ये 65, यहाँ पे तो यहाँ अपन ने बढ़ाए थे 6 से 7, यहाँ अपन ने बीच वाले को कर दिया 5 से 6। तो ऐसे याद रखना है, ये चारों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 256, जैसे देखो ये 256 इनडायरेक्टली पूछा गया, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। 257 रोज अपन न्यूज़ में देखते हैं, ठीक है। 355 आरएस मेंस के अंदर आया कि 355 एक ब्रिज के रूप में काम करता है कि राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं लगे उसके बीच में। और 365 जो है, ये 365 की अवमानना जो है ना, ये रिजल्ट करती है, मतलब ये 365 आर्टिकल जो है इसकी अवमानना, कि अगर स्टेट नहीं मानता है जो निर्देश देता है केंद्र राज्यों को, तो ये रिजल्ट करता है 356 लगने में। 356 का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन। 352, 356, 352, 356 ऐसे। तो 365 की अगर अवहेलना अपन करते हैं, ठीक है, उसको नहीं सुनते हैं, केंद्र ने क्या बोला है, राज्य नहीं सुनता है, तो वो 356 फिर राज्यों के अंदर इंप्लीमेंट होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ऐसे ही चारों आर्टिकल हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी मीन, संवैधानिक तंत्र की विफलता से मतलब क्या है। आप अपन पढ़ जाते हैं बस, ठीक है, राष्ट्रपति शासन ऐसे वैसे बकर गलत लगाया गया, मिसयूज होता है, अपने राजमन्नार आयोग, सॉरी उसने सरकारी आयोग ने बोला, मदन मोहन कुंची एमएम आयोग ने बोला मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, वो सब सही है, लेकिन वो मिसयूज निकलता कहाँ से है, कहाँ से पावर मिलती है मिसयूज को डिफाइन करने की, इन 4 आर्टिकलों से।
ठीक है। तो ये बुक में जैसे अपने आगे पीछे अलग अलग लिखे हुए हैं चैप्टर में, आप तो ऐसे पढ़ो, इससे वैज्ञानिकता आएगी। 256 क्या बोलता है, केंद्र के जो एक्ट्स हैं, मतलब जो कानून हैं, जैसे आरटीआई, मनरेगा, जो भी अपन बता रहे हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे सारे, और रिकॉर्ड हैं जो मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मान लो, पुलिस रिकॉर्ड्स मान लो, वो उन राज्य जो है, स्टेट जो हैं, उनको वो साख प्रदान करेगा, मतलब उनको एक वैलिडिटी, एक सेंक्शन प्रदान करेगा, उनको मानेगा। ऐसा नहीं कि उनको ओवरलुक कर जाए, ओवर रूल कर जाए। ठीक है, ये 256 है ना। 256, ठीक है। अब 256 से याद रखो 356, ठीक है, 352, 352, 356, तो 256 की अवमानना 356 में कन्वर्ट होती है, रिजल्ट करती है 356 में। ऐसे अपन पढ़ेंगे 365 रिजल्ट इन 356। तो इन चारों आर्टिकलों का अगर अनदेखा करता है, इन चारों का या चारों में से किसी का भी, तो सब रिजल्ट करते हैं किसमें, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना, आर्टिकल 356 के तहत। 352 में तो नेशनल इमरजेंसी, 352 356 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे आया पहले 256। नेक्स्ट देखते हैं 257 कि केंद्र की संपत्ति राज्यों के अंदर फैली हुई है। जैसे संचार के साधन है, ठीक है, संचार में जैसे रोड आती है, नेशनल हाईवे अपन देखते हैं, नेशनल हाईवे किसकी संपत्ति है भाई, केंद्र सरकार की संपत्ति है। भारत की करीबन भारत का जो टोटल रोड नेटवर्क है उसका 2% है नेशनल हाईवे, और ये 2% जो है ये करीबन 70% ट्रैफिक को संभालता है। यही कारण है कि इंडियन रोड जो है सबसे डेडलीस्ट रोड्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, डेडलीस्ट इंडियन रोड्स। क्यों? 2% रोड 70% ट्रैफिक को संभाल रही है, और वो भी हाई स्पीड मूविंग ट्रैफिक, जिसकी एवरेज स्पीड होती है 70 to 80 km/h। उसमें अपने सिविल व्हीकल्स भी होते हैं, और लोडिंग गुड्स व्हीकल जो होते हैं वो भी होते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स भी होते हैं, तो इसलिए कैजुअलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इंडियन रोड्स पे। तो अभी नेशनल हाईवे हैं, जैसे आप देखना कभी भी नेशनल हाईवे पे जैसे कोई भी कांड होता है, जैसे मान लो अपनी अग्निकांड हुआ जयपुर के अंदर, DPS भागरोटा पे, तो क्या होता है कि जल्द से जल्द वो उस रोड को खाली कराई जाती है, मतलब उस पर आवागमन व्हीकल मूवमेंट फटाफट से वापस चालू कराया जाता है, और मीडिया में निकाला जाता है कि ट्रैफिक सुचारू रूप से उसमें वापस से सुनिश्चित किया गया। क्यों? क्योंकि वो नेशनल की संपत्ति है। अगर आपने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया, उस पर कोई धरना लगने दिया, तो इसका मतलब स्टेट मशीनरी फेल हो गई उस धरने को हटाने में, या उस डैमेज कोई नुकसान हो गया तो उसको कंट्रोल करने के अंदर। ऐसे रेलवे है भाई, धरना देना है, रेलवे रोक लिया अपन ने सवाई माधोपुर के अंदर, तो अब वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस धरने को वहाँ से हटाए और उस रेलवे मूवमेंट को वहाँ से चालू करे। क्यों? क्योंकि ट्रेन को जाना है दिल्ली से बॉम्बे। अगर आपने रोक दिया तो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो फेल हो गई, कोई मतलब ही नहीं है। स्टेट पुलिस या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो स्टेट के अंदर है, CRPF वगैरह, तो भैया आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उस धरने को आपने हटाया ही नहीं, तो फिर वो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, राज्यों के अंदर लगता है 356 के तहत। इसलिए आप देखो कोई भी रेल एक्सीडेंट होता है या धरने वगैरह होते हैं, फट से हटाया जाता है और फट मीडिया में लाया जाता है कि यस रेल मूवमेंट वापस से अपन ने सुनिश्चित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये शिक्षा नहीं है, ये प्राइमरी एजुकेशन है। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब हो गया कि 5th क्लास तक, शुरू से लेके 5th क्लास तक। अल्पसंख्यकों का डेवलपमेंट और SC/ST कल्याण। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब 257 के तहत क्या है, केंद्र की संपत्ति राज्यों में है। और ये संपत्ति अपन देखा, अल्पसंख्यक SC/ST ये संपत्ति कैसे, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। ह्यूमन रिसोर्स तो सबसे बड़ी संपत्ति होता है ऐसे। तो इनके कल्याण से, इनके मेंटेनेंस से संबंधित जो भी निर्देश केंद्र सरकार देती है वो आपको मानना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और उनको कोई तकलीफ हो रही है किसी भी तरह से, क्या बाधित हो रहा है इनका जो भी विकास कार्य कुछ भी, तो आपको हैंड टू हैंड उसकी वो सुनिश्चितता करनी है कि वो बिल्कुल निर्बाध रूप से काम करे। तो ये है आर्टिकल 257। फिर आर्टिकल 355 355 क्या बोलता है कि केंद्र द्वारा राज्यों की रक्षा की जाती है। केंद्र द्वारा राज्यों की रक्षा कहीं से, बाह्य आक्रमण से। ठीक है, आज मान लो पाकिस्तान का अटैक होता है राजस्थान पे, तो सेंटर एंगेज करता है किसको, अपने इंडियन आर्मी को। बॉम्बे के अंदर अटैक हुआ ताज 2008, 26 नवंबर 2008, तो NSG एंगेज करी सेंटर ने और भेजा, तो सेंटर पीछे नहीं हट सकता कि नहीं नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। तो यही है देखो सेंटर स्टेट रिलेशन है। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत विल यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वैसे हम यूनियन है, मदद करते हैं समय समय पे, और फेडरेशन के परिसंघ के संख्या भी हमें है ना। तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, छत्तीसगढ़ आंतरिक अशांति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल नक्सलवाद है ना। तो ऐसा नक्सलवाद से तुम लड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि स्टेट को अकेला छोड़ दिया सेंटर ने, नहीं, हम भेजेंगे आपको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF
है ना। अब देखो सेंटर ने क्या, इंडियन एयरफोर्स को भी एंगेज करने की बात बोली, लेकिन एयरफोर्स ने मना किया, इंडियन एयरफोर्स ने। क्यों? क्योंकि वो नक्सलवादी जो हैं ये हमारे ही देश के नागरिक हैं, तो इंडियन एयरफोर्स भारत के नागरिकों को मारने के लिए नहीं बनी हुई है ना। वो चाहे वो एक यूँ कह लो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उनको फ़ायदा नहीं मिला है इसलिए वो लोग आज उन्होंने बंदूक उठाई है, कुछ भी हो, लेकिन है भारत के नागरिक, तो इंडियन एयरफोर्स भारतीय नागरिक को नहीं मारेगी। तो फिर पैरामिलिट्री के माध्यम से, जैसे BSF CRPF के माध्यम से उनको अपन ने डिस्ट्रॉय किया नक्सलवाद को। तो कुछ भी हो, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में काम करोगे तो फिर स्टेट तो, केंद्र तो जो है वो तो रिएक्ट करेगा ही ना, ऐसे। तो कहने वाले छत्तीसगढ़ को अकेला नहीं छोड़ा, हमें तुम्हारे साथ, ऐसे। तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। फिर आर्टिकल 365, ठीक है, 356 नहीं है, 365 है, वही साल के दिन, कि केंद्र के निर्देश, इन आर्टिकलों के तहत जो केंद्र के निर्देश दिए जाते हैं राज्य सरकारों को, उनकी अगर अवमानना होती है तो भैया आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों के अंदर। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, तो ये चारों आर्टिकल अपने को लिखने, ठीक है। चारों, सबसे पहले 256, 256, देन 257, फिर 355 और 356, ठीक है। तो अभी जैसे याद कैसे रहता है, 256 तो 56 इंच का सीना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल रिकॉर्ड है, तो भाई मानना है मेरे सीने की चौड़ाई को, आपको मानना है, साख देनी है उसको। 257 संपत्ति है ना, 7 आ रहा है, 7 से संपत्ति फैली हुई है, केंद्र की संपत्ति राज्यों में फैली हुई है, राज्यों का पूरा दायित्व बनता है कि वो संपत्ति की रक्षा करें, संचार साधन, रेलवे, SC/ST, प्रारंभिक शिक्षा, अल्पसंख्यक, SC/ST कल्याण, ऐसे संपत्ति है ना, ऐसे संपत्ति से 7। फिर 355, 5 रक्षा करनी है, ये है ना रक्षा, पाँचों हाथ में 5 अंगुलियाँ, दोनों हाथों की 5 अंगुलियाँ से रक्षा करनी है, इधर 5 इधर 5, इस हाथ से बंदूक चलाओ, इस हाथ से बंदूक चलाओ और मैं रक्षा करूँ, जैसे अभी करा है ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे। जम्मू कश्मीर में हुआ, अपन जैसे देखते हैं बेताब वैली में, तो ऐसे थोड़ी फिर जम्मू कश्मीर को अकेला छोड़ दिया, नहीं, साथ खड़े यूँ, ठीक है। तो केंद्र, ये फिर राज्यों की रक्षा करना, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, जम्मू कश्मीर बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, छत्तीसगढ़ नक्सलवाद। 365 केंद्र के निर्देश की अगर अवमानना होती है, यही ऊपर वाला 256, 257, 355 और 355 और 365, ठीक है। तो केंद्र के निर्देश की अवमानना होती है ऊपर, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है, आर्टिकल 356, ठीक है। ये है, तो ये तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी कैसे काम करती है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है तो फिर इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी वैसे अपन पढ़ेंगे, आगे आएगा पार्ट 18 के अंदर, है ना, उसको देखेंगे अपन। तो इमरजेंसी अपन ने पहले ही पढ़ी, 3 तरह की, 352, 356 और 307, 352, 356, 360, 352, 356, 360। 352 के तहत क्या है कि इमरजेंसी के दौरान क्या है, प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे हैं अपन, कि इमरजेंसी जब लगी रहती है 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, तो राज्य सूची के ऊपर केंद्र कानून बना सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर वो टेम्प्रेरी सस्पेंड होती है, डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है। ये अपन जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो और मैं उसके इफेक्ट्स बताऊंगा, एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट होता है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी पे, राज्यों की, है ना। तो इमरजेंसी में अपन पढ़ेंगे, लेकिन इतना से याद रखो, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन? अपने संसद। ये कल भी अपन ने पढ़ा था कि 3-5 है ना, 5 असाधारण परिस्थितियों के अंदर राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकता है केंद्रीय संसद। तो उसमें देखो नीचे था 352 और 356, ये वही है। फिर 356 के तहत क्या है, वही कि मतलब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों के अंदर, और फिर राष्ट्रपति गवर्न या डायरेक्ट करता है किसको, गवर्नर को, कि कैसे कैसे रूल चलाना है स्टेट के अंदर। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है स्टेट में या पूरे देश में या किसी देश के क्षेत्र विशेष में, तो वेतन में कटौती की जाती है ना, सरकारी कर्मचारियों के, और पूरे निर्देश देते हैं ऐसे कौन, राष्ट्रपति देता है गवर्नर को। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने पहले ही बताया था कि स्टेट लेजिस्लेचर के धन विधेयक, मनी बिल को रिजर्व कर लेता है राष्ट्रपति, है ना, क्योंकि धन विधेयक के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट फंड जो है अपने इंडिया का, उससे क्या पैसे निकलने करना और फिर स्टेट को जो मिलने हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फंड फॉर स्टेट जैसे, तो उसमें राज्यों की संचित नीति जैसी इतनी, तो उससे पूरा कंट्रोल की कितना खर्चा जाएगा, कितना खर्चा नहीं होगा, वो सारा कंट्रोल कौन करता है, अपने सेंटर करता है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, पोजीशन ही ऐसी है, तो खर्चों के अंदर कटौती, ये है। तो ये इमरजेंसी को कैसे अपन को डिफाइन करना है, प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के रूप में, ये अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। 352 जब लगता है तो राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। 356 के तहत राष्ट्रपति गवर्न करता है, डायरेक्ट करता है गवर्नर को कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टेट का काम करेगा। 360 जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट के मनी बिल को रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट, किसके लिए,
कि वो स्टेट ने जितने भी एक्सपेंडिचर दिखाए हैं उनको कट करने के लिए, सेंसर करने के लिए, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में अगला बिंदु अपन पढ़ते हैं ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस, इसमें सेंट्रल सर्विसेज नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विस में डिफरेंस है, ठीक है। वो अपन जब चैप्टर है आगे उसमें सिविल सर्विसेज का उसमें है, तो सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विस मोटा मोटा ये है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल सर्विसेज में जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आती है IRS, इसके अंदर हो गया IAS IPS जो मोटा मोटा है। इधर अपने फॉरेन और जोड़ दो, फॉरेन भी है, फॉरेस्ट भी है, सेंटर में आती है। सेंटर वाले क्या है, सेंटर द्वारा ही पूरा नियंत्रण होता है और सेंटर का ही तात्कालिक कंट्रोल होता है सेंट्रल सर्विसेज में, ठीक है। और ऑल इंडिया में क्या होता है कि पूर्ण नियंत्रण सेंटर का होता है लेकिन तात्कालिक कंट्रोल स्टेट्स का होता है। जैसे आज IAS है, जयपुर कलेक्टर है, तो उसका अपॉइंटमेंट वगैरह, उसकी सर्विस कंडीशन सारी सेंटर डिसाइड करता है, लेकिन उसका ट्रांसफ़र करना है, जयपुर से बाड़मेर भेजना है, तो ये डिसाइड स्टेट गवर्नमेंट करती है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है सारा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS की, ठीक है, ये है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट देखो UPSC से हो क्या है, ठीक है, उनका जो प्रमोशन है सब वो डिसाइड सेंटर से आता है ऐसे, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विस की बात है यहाँ पे, ना कि सेंट्रल सर्विस की, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज का पूर्ण नियंत्रण सेंटर का होता है, लेकिन इमीडिएट जो कंट्रोल होता है वो संबंधित स्टेट का होता है, ठीक है, ये है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं लोक सेवा, उनका अपन देख लेते हैं क्या डल कैसे हुआ, हाँ, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के जैसे अपन क्या देखते हैं, लोक सेवा आयोग में अपन क्या देखते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन कि इसका जो चेयरमैन और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है, ठीक है, गवर्नर। और अध्यक्ष और सदस्यों को हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। तो भाई केंद्र का प्रशासनिक नियंत्रण आ गया ना, या केंद्र राज्य संबंध जो पढ़ते हैं अपन आ गए ना, नियुक्ति करी गवर्नर ने और हटाने का अधिकार किसको, अध्यक्ष और सदस्य दोनों को, किसको, राष्ट्रपति को। अभी जैसे अपन बाबूलाल कटारा का देख ही रहे हैं डेवलपमेंट, तो उसमें आप पढ़ो अखबार में। फिर जो जॉइंट PSC होती है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 राज्यों की एक, 2 या 2 से अधिक राज्यों स्टेट लेजिस्लेचर के अनुरोध पर कौन गठित करता है, संसद नहीं, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा गया वो कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कौन करता है, संसद नहीं करती है, राष्ट्रपति करता है। और किसके अनुरोध पे, उन दोनों संबंधित राज्यों की स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर। फिर UPSC द्वारा SPSC मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य करना किसके अनुरोध पे, गवर्नर के अनुरोध पर, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ RPSC ने कोई एग्जाम कंडक्ट किया, अब RPSC को लगता है कि इसके एग्जाम का पेपर सेट या क्वेश्चन पेपर सेट करना और कॉपी जांच करना UPSC ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है, तो वो SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का काम UPSC कर रही है ना, तो अनुरोध कौन करेगा इस कार्य के लिए, गवर्नर। और उसको करने की, UPSC को उस कार्य को करने की अनुमति कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। तो यहाँ आप देख रहे हो दोनों तरफ अनुमति तो राष्ट्रपति है, लेकिन अनुरोध में फर्क है, ठीक है। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर अनुरोध करती है, और अगर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ जैसे RPSC, वो काम UPSC से कराना चाहती है अपना खुद का काम, तो उसमें अनुरोध कौन करेगा, संबंधित राज्य का गवर्नर, ठीक है। तो काम में गवर्नर, गठन में स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, क्योंकि गठन करना है ना जॉइंट, बहुत बड़ी चीज़ है। तो संसदीय को अनुरोध कौन करेगा, सॉरी राष्ट्रपति को अनुरोध कौन करेगा, अपना राज्य विधानमंडल। और कार्य चीज़ छोटी होती है तो छोटी में एक आदमी को शक्ति दे दी, गवर्नर को शक्ति दे दी, ऐसे, ठीक है। तो कार्य अलग है, गठन अलग है। गठन बड़ी चीज़ है तो बड़ी को ताकत है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को। कार्य छोटा है तो छोटे को ताकत होगी, गवर्नर को, ऐसे। फिर अपन देते हैं अपने इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब एक मोती के रूप में पिरोया हुआ क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है पहले, मतलब अपने सेशन कोर्ट जैसे, फिर उनके ऊपर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या उल्टा भी बोलते सुप्रीम कोर्ट नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनको सेशन कोर्ट, फिर म्यूनसिपल कोर्ट्स अपन जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट जज की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति के द्वारा, और मतलब परामर्श कैसे, राष्ट्रपति, फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और गवर्नर की परामर्श के माध्यम से नियुक्ति होती है हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है। ये पार्ट 6 में अपन ने बेहतरीन तरीके से समझा हुआ, वो देखो वीडियो। फिर कॉमन हाई कोर्ट जैसे होता है उनका गठन कौन करता है, संसद करता है। तो यही तो अपन पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक संबंध। जो जुडिशरी के मामले में क्या प्रशासनिक संबंध है वो अपन ने देखे, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। और हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से, और कॉमन हाई कोर्ट का गठन संसद के माध्यम से। तो यही तो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र ने ना इंटरफेरेंस किया है ना दखल दिया, संबंध है कॉर्डियल, ठीक है, तालमेल से काम चलता है, ठीक है। फिर अन्य क्या है, अन्य संबंधों में अपन क्या पढ़ते हैं, गवर्नर की नियुक्ति होती है और वो रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंटर का स्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर उसकी आलोचना के रूप में बोलते हैं कि ये तो एजेंट है सेंटर का,
वो चीज़ अलग है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है आयुक्त लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है कि मुख्य या अन्य, दोनों आ गए इसमें, चीफ एंड अदर। इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर। लेकिन हटाने का किसको है? बिल्कुल जैसे अपन ने देखा पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वही हटाने का काम राष्ट्रपति का। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष बनने की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा, हटाया जाना राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे ही अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन में मेंबर एंड कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नर, हटाना राष्ट्रपति। कहने का मतलब इलेक्शन का और पब्लिक सर्विस कमीशन का सिस्टम एक ही है, आएंगे गवर्नर की मर्जी से, जाएंगे राष्ट्रपति की मर्जी से। तो हो गया ना केंद्र राज्य संबंध। फिर कुछ अपन इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं जो कि संवैधानिक तर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़े अलग जगह मेंशन है, किसी एक्ट में है या कोई एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है उसके अंदर मेंशन है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन काम करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन को एक बेहतर दिशा देने में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नीति आयोग, देखते हैं योजना आयोग का नया रूप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ठीक है। गठन हुआ अपन से सारे देखते हैं 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई, तो पहले 15 अगस्त से उन्होंने ये अपने लाल किले से घोषणा करी और फिर बाद में 2015 में इसका गठन हुआ। फिर अपन देखते हैं क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, यहाँ पे अगले चैप्टर में आएंगी, चैप्टर 16 में। आरसी, रीजनल काउंसिल का गठन हुआ 1956 में, देखेंगे आगे। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में गठन हुआ, हेड होता है इसका पीएम। ये पूछा गया क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का हेड कौन होता है, ठीक है, पीएम, 1961 में गठन है। अब इसमें आप देखो यहाँ पे इंटर स्टेट काउंसिल नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वो आर्टिकल 263 के तहत है। तो आर्टिकल में आ गई तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गई ना, तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंटर स्टेट काउंसिल, अभी आगे आएगी। ये है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटीग्रेशन एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एकता बांध के रख रहे हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि वो आर्टिकल 263 में मेंशन है। आप यहाँ साइड में लिख लो 263, भाई पार्ट 11 का जो चैप्टर 2 है वो आर्टिकल नंबर 256 से चालू होता है और 263 पे खत्म होता है। तो आर्टिकल 263 में क्या है, ये है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जबकि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है, राष्ट्रीय एकता परिषद, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं है। तो फिर 1961 के अंदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ, उसके तहत ये राष्ट्रीय एकता परिषद बनी है। फिर अपन देखते हैं कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, होम्योपैथी संबंधी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एम्स है, सारे ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल है, तो वो केंद्र के इंस्टीट्यूशन है, लेकिन स्टेट्स के अंदर भी वो काम करते हैं। परिवहन के साधन, जैसे अभी ऊपर अपन ने डिस्कशन किया, तो वो अब जैसे रेलवे, अपन मेट्रो देखते हैं, ठीक है, मेट्रो तो किसके माध्यम से, सारा केंद्र के माध्यम से, लेकिन वो राज्यों के अंदर वो काम करते हैं। फिर सम्मेलन होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर के सम्मेलन होते हैं, ठीक है, मतलब केंद्र के अंदर, दिल्ली के अंदर गवर्नरों के सम्मेलन होते हैं दिल्ली में, चीफ सेक्रेटरीज के होते हैं, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं ना अपने स्पीकर और चेयरमैन, उनके होते हैं, डीजीपी, पुलिस हेड जो होते हैं उनके होते हैं, चीफ जस्टिस के होते हैं, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर्स हैं जैसे उनके होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, होम मिनिस्टर्स के होते हैं, लॉ मिनिस्टर्स के होते हैं, सम्मेलन होते रहते हैं। तो इन सम्मेलन से जो तालमेल है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, वो और बेहतर निखर के आता है। क्योंकि मान लो केंद्र में बीजेपी सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब केंद्र में और राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें होती है, वहाँ बीजेपी की, यहाँ कांग्रेस की, यहाँ कांग्रेस की, यहाँ बीजेपी की, तो फिर वो टकराव चालू होता है। तो ऐसे सम्मेलनों में वो टकराव जो है, वो जो बर्फ जम गई है उसको पिघलाने में मदद करते हैं ये ऐसे सम्मेलन, ठीक है। तो ये था अपने प्रशासनिक संबंध। नेक्स्ट अपन देखेंगे वित्तीय संबंध का रिवीजन के रूप में। देखो तो पार्ट 11 का चैप्टर 2 आर्टिकल 256 से 263 में ही इंटर स्टेट काउंसिल लिख लेना आप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 9 टॉपिक्स को पढ़े। सबसे पहले शक्तियों का विभाजन, 7 शेड्यूल, 3 लिस्ट, आर्टिकल 262 के तहत इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बोर्ड्स, ISWD बोर्ड्स गठन करती है संसद और डिसीजन फाइनल, कोर्ट ना गठन कर सकता ना इंटरफेयर कर सकता। चैलेंज कर दो आप लेकिन डिसीजन चेंज नहीं होगा, तो कहने का मतलब बोर्ड का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से जो आर्टिकल है 256, 257, 355, 365, 255, 256, 355 एंड 365, 256 और 256, 257, 355 और 365 बताए। 3 तरह की इमरजेंसी, 352, 356, 360। ऑल इंडिया सर्विस का अपने देखा पूर्ण नियंत्रण सेंटर का और इमीडिएट कंट्रोल स्टेट का। लोक सेवा आयोग में अपने देखा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर, हटाना राष्ट्रपति।
जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करना है तो अनुरोध करेगा स्टेट लेजिस्लेचर और गठन करेगा राष्ट्रपति। फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य अगर यूपीएससी से करवाने हैं तो अनुरोध करेगा संबंधित राज्य का गवर्नर और अनुमति देगा यूपीएससी को राष्ट्रपति। एकीकृत न्यायपालिका, तो उसमें हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति में तीनों का रोल, राष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट जजेस का और गवर्नर का। कॉमन हाईकोर्ट गठन करती है संसद। तो हाईकोर्ट देखो काम करते हैं राज्यों के अंदर, लेकिन उनका जैसे अपन गठन देख लिया तो गठन किसने किया? कॉमन हाईकोर्ट। जैसे अपन पंजाब हरियाणा कॉमन हाईकोर्ट देखते हैं, ठीक है। तो या जैसे हमने 7 कॉमन हाईकोर्ट है इंडिया के अंदर, स्टेट वाले चैप्टर मैंने बताया, तो गठन किसने किया? गठन संसद ने किया, ठीक है, संसद ने किया गठन, ठीक है। फिर अन्य क्या देखते हैं अपन? प्रोविजंस, तो उसमें अपन देखते हैं गवर्नर की नियुक्ति जो कि सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वही गवर्नर मतलब कमिश्नर, और अदर मेंबर्स की नियुक्ति कौन? गवर्नर हटाना राष्ट्रपति। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडीज जैसे जो है नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल्स 1956 में बनी। 1956 में क्या अपना राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वही फजल अली हरदे कंजूरी बताया था मैंने पहले, वही सब, तो वो इसके तहत गठन हुआ 1956, ठीक है। तो क्षेत्रीय परिषद 1956 के तहत गठित है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। मैंने बताया ना कि भाई ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसी एक्ट में मेंशन है। तो रीजनल काउंसिल का मेंशन किस में? अपने इंटरेस्ट, वो जो है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसमें मेंशन है क्षेत्रीय परिषदों का, ऐसे 1956। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में स्थापना और हेड होता है पीएम, ठीक है। और स्वास्थ्य, चिकित्सा और होम्योपैथी संबंधी जो इंस्टीट्यूशन है वो परिवहन और सम्मेलन हुए, जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सीएस, पीठासीन अधिकारी, डीजीपी, चीफ जस्टिस, वाइस चांसलर्स, होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर, ऐसे, ठीक है ना। और तो एक यहाँ चीज़ जैसे मैंने यहाँ बता दिया, राष्ट्रीय एकता परिषद का हेड तो पीएम हो गया, और ये क्षेत्रीय परिषद होती है ना, इनका हेड होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, है ना। ऐसा नहीं है संबंधित राज्य का गृह मंत्री, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का तो हेड पीएम होता है, और क्षेत्रीय परिषद होती हैं तो इनका क्षेत्रीय परिषद का हेड कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री, राजमिसा है, ऐसे। तो अगले नेक्स्ट जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे उसके अंदर आएंगी सारी, ठीक है। इंटर स्टेट रिलेशन तो अपन पढ़ ही रहे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो पढ़ ही रहे, तो ये तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन आ जाएगा चैप्टर 15। इससे अगला जो चैप्टर आएगा वो है इंटर स्टेट रिलेशन, दो राज्यों के बीच तालमेल। चैप्टर 15 तो बताता केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल, और चैप्टर 16 बताएगा दो राज्यों के बीच तालमेल। जैसे भाई ये तो चैप्टर 15 तो ये बता रहा है कि दिल्ली और राजस्थान के बीच, दिल्ली में केंद्र सरकार, राजस्थान तो सेंट्रल स्टेट, और चैप्टर 16 ये बताएगा राजस्थान और एमपी के बीच में कैसे संबंध, तालमेल कैसे बनेगा, वो है। तो वो अंतर्राज्य संबंध अगला चैप्टर है, ये है केंद्र राज्य संबंध। तो अंतर्राज्य संबंध जब पढ़े इंटर स्टेट रिलेशन, उसमें ही आएंगे, रीजनल काउंसिल भी आएंगी, एकता परिषद भी आएगी, और जो मैंने यहाँ भी लिखा था इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत वो भी आएगी उसके अंदर, ऐसे, ठीक है। तो उस चैप्टर के अंदर अपन देखेंगे। तो ऐसे करके अपना शॉर्ट एंड स्वीट था क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक हैं, और मेंस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन कभी साल ऐसा नहीं निकला कि सेकंड जीएस के सेकंड पेपर के इसके अंदर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सबसे बर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट, करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। मैंने एग्जांपल दिए ही अभी, आप समझ रहे हो उनसे, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन फाइनेंशियल रिलेशंस। धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ो, और मजबूती आएगी क्वेश्चन देखने से, बार बार कह रहा हूँ। ओके।